कहानी की शुरुआत एक स्विमिंग पूल में होती है जहां रिया नाम की एक लड़की नहा रही थी और उसने देखा कि उसका दोस्त रॉकी भी वहीं है। रॉकी रिया से तैरना सीखने में मदद मांगता है। कुछ देर सीखने के बाद रॉकी इतनी कुशलता से तैरने लगता है मानो वो कोई एक्वामैन हो, और रिया भी ये देखकर हैरान रह जाती है। रिया उसे अपने घर आने का न्योता देती है, कहती है कि जब उसके मम्मी पापा घर पर न हो तो वो उसके साथ रह सकता है। जब वे दोनों घर जाते हैं तो रिया अपने स्वर्गीय पिता की कुछ पुरानी ड्राइंग्स निकालती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पिता की ड्राइंग्स और रॉकी की ड्राइंग्स बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। यही वजह थी कि रिया ने उसे अपने घर बुलाया था। बाद में रॉकी अपनी और रिया के पिता की ड्राइंग्स को मिलाकर रिया के लिए एक खूबसूरत उपहार बनाने लगता है और उसे बना भी लेता है। अब बस उसे हिम्मत जुटाकर वो उपहार रिया को देना था। उसी शाम एक पार्टी में जब रॉकी रिया से मिलने वाला था तो वो कुछ देखकर एकदम निराश हो जाता है और उसका प्लान भी उल्टा पड़ जाता है। रिया पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, जो रॉकी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। रॉकी का पूरा प्लान, जो रिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनाया था, वो पूरा ही फेल हो जाता है। उस रात रॉकी घर आकर बहुत उदास होता है और वो एक ही चीज सोच रहा होता है कि वो कौन है और क्यों उसकी यादों में बस जंगल और तारे आते हैं। अगले दिन निक्की उसे बताती है कि उसने उसके एक दोस्त को बुलाया है जो उसकी यादों को हिप्नोसिस के जरिए जानने की कोशिश करेगा। रॉकी इस बात को लेकर तैयार हो जाता है और उसका टेस्ट शुरू हो जाता है। इस दौरान रॉकी फिर से अपने दिमाग में उस रात के जंगल के सीन में पहुंच जाता है और वहां पर वो वही आदमी देखता है जो हमेशा उसका पीछा कर रहा था। यह आदमी किसी दूसरे आदमी से लड़ रहा होता है, तभी एक दूसरा आदमी उस आदमी पर गोलियां चला देता है और भाग जाता है। तभी रॉकी उस आदमी का नाम पुकारता है, रायन। ये सुनकर निक्की का दिमाग घूम जाता है और वो सोचने लगती है कि जब वो पुलिस स्टेशन गई थी तब उसने सुना था कि रायन एक नया ऑफिसर है जो कुछ दिन पहले ही इस शहर में आया है। ये बात और भी कुछ सवाल उठाती है। निक्की रॉकी से कहती है कि उसने जो भी कुछ देखा है उसका एक ड्राइंग बना कर दे। रॉकी बिना कुछ गलती किए वैसी ही एक ड्राइंग बना देता है। उस आदमी का चेहरा उसकी ड्राइंग में साफ साफ दिख रहा था। कुछ दिन बाद वही ड्राइंग का चेहरा अखबार में भी छप जाता है। वो आदमी एक फील्ड प्रोफेसर, ह्यूमन मेमोरी का इंचार्ज था। अब ये कंफर्म हो चुका था कि जंगल में मिली हड्डियां उसी प्रोफेसर की ही थीं। अब सवाल ये था कि फील्डमैन का कनेक्शन उस आदमी से क्या है। ये बात जानने के लिए रॉकी उस आदमी के यूनिवर्सिटी में जाने लगता है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद उन सबको बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही रॉकी देखता है तो उस फोटो में वो और कुछ स्टूडेंट दिख रहे होते हैं। उसका दिमाग हिल जाता है। तभी वे देखते हैं कि उसी फोटो में एक लड़का खड़ा है जो और कोई नहीं, वो खुद रॉकी है। लेकिन जब फील्डमैन की असिस्टेंट से रॉकी के बारे में पूछा जाता है तो उस औरत को रॉकी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो औरत कहती है कि उसने बहुत सालों से उस प्रोफेसर के साथ काम किया है, लेकिन उसने आज तक रॉकी को कभी नहीं देखा। आगे कुछ फोटो दिखाने पर वो औरत थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि रॉकी के साथ कुछ मेमोरी टेस्ट किए जाएं। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आ जाती है कि रॉकी हर टेस्ट में 100% स्कोर करता है। वो औरत हैरान हो जाती है क्योंकि उसके लिए उसके जीवन में ये पहली बार हुआ था। एक्सपेरिमेंट में वो बताती है कि फील्डमैन की सोच, उसकी नजर निशानी दिमाग को छोड़ने के बारे में की गई थी, और वो कहती है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज करता है। लेकिन वहाँ फील्डमैन ये चाहता था कि अगर इंसान का पूरी तरह से दिमाग एक्टिवेट किया जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है। इससे ये साबित होता है कि रॉकी इसका जीता जागता सबूत है। हो सकता है इसी की वजह से फील्डमैन की जान ली गई हो। फिर वो औरत रॉकी को फील्डमैन के वीडियो के पास ले जाती है, जो उन्हें कुछ पुराने डॉक्यूमेंट को देखने की परमिशन देती है। फिर वहां पर रॉकी और वो औरत एक और ही चौंकाने वाला कार्य करते हैं। उन्हें वो कुछ ड्राइंग्स मिलती हैं जिनमें वही रहस्यमय आदमी बना हुआ होता है जो क्राइम सीन पर मिला था। लेकिन इसके अलावा उन सबको एक और बात चौंकाने वाली मिल जाती है। वो देखते हैं कि उस ड्राइंग में एक ही नंबर कई जगह बार बार लिखा गया है, तो उनको लगता है कि ये नंबर कोडिंग हो सकते हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि ये नंबर किस जगह के हो सकते हैं, वे फिर इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तभी रिया का फोन आता है और वो उनसे पूछने लगती है कि वे लोग कहाँ हैं। तो जूली अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करती है कि रॉकी के बारे में जानने की सच्चाई का पता करें। फिर कुछ देर बाद मुस्कान के पिताजी वापस फोन करते हैं और जो बताते हैं ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स की गवर्नमेंट फैसिलिटी के हैं जो कि मिलिट्री के कंट्रोल में है। ये जगह एक आम जगह नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत और सिक्योरिटी वाली जगह है। फिर इसका सब जानने के लिए फील्डमैन के स्टूडेंट के रॉकी फैसिलिटी के एकदम किनारे पहुंच जाता है। वहां से रॉकी अब अकेला आगे बढ़ने का फैसला करता है और वहां सिक्योरिटी फेंस के ऊपर से जंप करता है। तभी वहां पर एक काला मास्क पहना हुआ आदमी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वहां पर रॉकी की रात की कराटे की प्रैक्टिस काम आ जाती है। रॉकी उसे मारता है और जल्दी से उसका मास्क उतार देता है। फिर उस आदमी का चेहरा जैसे ही रॉकी के सामने आता है, रॉकी के होश उड़ जाते हैं। रॉकी सोचता है कि ये तो वही आदमी है जिसने उसे पहले देखा था। फिर रॉकी को याद आता है कि यही आदमी उस रात में था जहां गोलियां चली थीं। लेकिन वो आदमी जो कि सबकी नजरों में एक आम इंसान के जैसे जिंदगी जी रहा था, लेकिन वो कुछ और ही था। वो आदमी रॉकी से कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो मुझ पर भरोसा रखो।
वो आदमी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो तो हम पोस्ट में करता है। रॉकी अगर अपने पास्ट के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेगा तो उसके अपने नए परिवार को जान का खतरा हो सकता है। और वो आदमी उससे ये भी कहता है कि तुम हर कदम अगर सच्चाई जानने के कदम उठाओगे तो वो तुम्हारे परिवार के लिए मौत का बुलावा भी हो सकता है। फिर वापस जाने से पहले वो आदमी रॉकी को एक आखिरी वार्निंग देता है और कहता है कि तुमने अगर अपनी पुरानी तलाश जारी नहीं छोड़ी तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इस वार्निंग पर रॉकी डिसाइड करता है कि उसे उस आदमी की बात मान लेनी चाहिए। फिर रॉकी वहां से तुरंत भाग जाता है और अपनी तलाश को यहीं पर खत्म करने का निर्णय लेता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस के कैमरे ने रॉकी को देख लिया था और फिर एक एजेंट रॉकी का जिक्र एक प्रोजेक्ट से करता है। जैसे ही निक्की वापस लौटी, उसने फैसला लिया कि वो रॉकी को हॉस्पिटल ले जाएगी ताकि उसकी चोटों को सही कर सके। लेकिन फिर हॉस्पिटल पहुंचते ही वहां पर एक अनजान आदमी आ जाता है और वो दावा करने लगता है कि वो रॉकी के असली माँ बाप हैं और वो अपने बेटे को वापस लेने के लिए आए हैं। उनके पास तस्वीर, डॉक्यूमेंट और सबूत भी हैं जो ये दावा करते हैं कि सच में ही उसके ही माता पिता हैं। अब वो उनका डीएनए भी टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि रॉकी उनका ही बेटा है। लेकिन रॉकी को ये सब ठीक नहीं लग रहा है। फिर वो निक्की और अपने नए परिवार को छोड़ने से मना कर देता है। उसी रात रॉकी उस आदमी के पास जाता है और उससे अपने बारे में सच जानना चाहता है। रॉकी कहता है कि ये लोग कौन हैं? अगर मेरे माता पिता हैं तो ये लोग अभी क्यों आए हैं, और क्या ये वही लोग हैं जिनके लिए आपने वार्निंग दी थी? फिर वो आदमी घुमा फिरा कर बात करने के बजाय रॉकी को सब सच सच बता देता है और बोलता है, हाँ, ये वही आदमी है और ये लोग डीएनए को आसानी से किसी भी आदमी से मिक्स कर सकते हैं, और अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें एक सुरक्षित जगह चलना होगा। लेकिन जैसे ही वे लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी कोई उनको पीछे से गोली मारता है। लेकिन रॉकी उस गोली की आवाज सुनते ही फुर्ती से झुक जाता है और वो गोली से बच जाता है, लेकिन वो गोली सीधा उस आदमी के कंधे पर लग जाती है। फिर वो आदमी कहता है कि अब हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। लेकिन एक अनजान आदमी गोली बार बार चला रहा था, लेकिन वे लोग बचते बचाते एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर वो आदमी रॉकी को पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन सस्पेंस बनाए रखने के लिए हमें अभी कुछ भी पता नहीं चलता। अगली सुबह वो अपने घर पहुंचता है और अपने पुराने पेरेंट्स से और घर के सभी लोगों से मिलता है और उन्हें कुछ ऐसा बोलता है कि वो लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहता है कि हाँ, मुझे अब सब कुछ पता हो गया है, आप लोग ही मेरे माता पिता हैं। और सबको शॉक करते हुए वो कहता है कि अब वो उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो गया है। फिर रॉकी अपने नए पेरेंट्स से अलविदा करता है और अपने पुराने घर से वापस चला जाता है। लेकिन बहुत जल्द ही सब सामने आ जाता है और इससे अब पता चलता है कि वे लोग एक्टर्स हैं और वो लोग रॉकी को हायर किए थे। फिर वे लोग एक सीक्रेट मिशन की ओर जाने लगते हैं। यहीं पर रॉकी को उसकी सारी सच्चाई पता लगने वाली है। इस कहानी में रॉकी के अतीत के रहस्य और उसकी पहचान की खोज आपको कैसी लगी?